आंखें धोखा नहीं दे रही थीं। ये उन सूरतों में से एक सूरत थी जो आंखों की हसरत बन चुकी थी। मामू रियाज हमारे मामू ही नहीं, दोस्त भी थे। इतना अच्छा वक्त गुजरता था उनके साथ कि अब याद भी करता तो यकीन नहीं आता था। मगर वो तन्हा नहीं थे, उनके साथ 3 और आदमी भी थे। एक लंबे तगड़े नौजवानों जैसे हुलिये के साहब, बारीक मलमल का कढ़ा हुआ कुर्ता पहने, सिल्क की शेरवानी जिसके सारे बटन खुले हुए थे, दूध जैसा सफ़ेद रंग, तलवार कट सियाह मूछें, सर पर काली तिरछी टोपी, चूड़ीदार पाजामा, लोफर शूज जिनकी चरर चरर शोर के बावजूद सुनाई दे रही थी, होंठों पर पान की धड़ी जमी हुई। दूसरे 2 भी किसी हद तक ऐसे ही लिबास में मलबूस थे। अलबत्ता मामू रियाज शलवार कमीज पहने हुए साफ सुथरे नजर आ रहे थे, मगर उन साहब के साथ चलते हुए भी उनका अंदाज मौदबाना नजर आता था। दिल ने पूरा यकीन कर लिया कि ये मामू रियाज ही है। बदन में फरेरी सी आई, पाँव आगे बढ़े, जी चाहा दौड़कर उनसे लिपट जाऊं, इतना रोऊं कि आंखें आंसुओं के साथ बह जाएं। मगर अकल ने रोका। अपने बारे में कुछ अंदाजा है मसूद? हाथों में फूलों के हाथ के पुड़े दबे हुए हैं, एक बुरी जगह रहता है, हराम की कमाई पर जी रहा है। क्या लग रहा है इसका इल्म है? और फिर इसके बाद क्या होगा? वही सब कुछ ना जिससे बचना चाहता है। मगर मामू को कैसे छोड़ सकता हूँ? पता तो लगे कि वो शक्तिपुर कब आए। अम्मी और अब्बा कहाँ हैं? सब कैसे हैं? उन्हें महमूद के बारे में बताऊं, न जाने अम्मी और अब्बा का क्या हाल होगा। आंखें धोखा नहीं दे रही थीं। ये उन सूरतों में से एक सूरत थी जो आंखों की हसरत बन चुके थे। किसी ने मुझे पुकारा और मैं चौंक पड़ा। घूम कर देखा तो मालती थी। यहाँ खड़े सो रहे हो, वहाँ रमा रानी इंतजार कर रही हैं तुम्हारा। मालती, ये हार ले जाओ, मुझे कुछ काम है। अरे लेकर जाओ दौड़ते हुए, मैं दूसरे काम से जा रही हूँ, मालती ने कहा और गर्दन झटक कर आगे बढ़ गई। मैं रुककर उन लोगों को देखता रहा। वो सामने वाले कोठे की सीढ़ियाँ चढ़ने लगे। ये इत्मीनान हो गया कि वो लोग बमलावती के मेहमान हैं। पहले हार दे आऊं, इसके बाद आ जाऊंगा और फिर कुछ सोचूंगा। तेजी से आगे बढ़ा। ऊपर पहुंचा तो शरीर किश्ना नजर आई, जर्क बर्क जोड़े में मलबूस, सुर्खी पाउडर से सजी हुई, आंखों में काजल के डोरे सजे हुए थे। गजरे लाए हो? उसने पूछा। हाँ इसमें है, ये संभालो, मुझे कुछ काम है। मैंने उसे पुड़े देने की कोशिश की और वो पीछे हट गई। मुझे भी काम है, मेरे साथ आओ किश्ना। ले लो जल्दी से, बड़ा नुकसान हो जाएगा। मैंने आजिज़ी से कहा। ना रतन जी, आओ ना, मुझे भी काम है तुमसे। मालती, नहीं है, वरना तुम्हें तकलीफ ना देती। वो वापस मुड़ गई। रमा रानी, राधा और लक्ष्मी हॉल कमरे में मौजूद थी, जहां तबले की थाप और सारंगी के साथ घुंघरू छनक रहे थे। मजबूरन मैं किश्ना के साथ कमरे में दाखिल हो गया। किश्ना ने पुड़े खोले, गजरे निकाले और फिर मोतिया के हारों का एक हार मुझे देकर बोली, इसे मेरे बालों में सजाओ। किश्ना, मैंने फिर खुशामद की। अंधू रतन, फूल लगाने से तुम मेरे पति नहीं बन जाओगे। चलो लगाओ। मुझे अंदाजा था कि वो मुझे ऐसे नहीं छोड़ेगी। मजबूरन उसके बालों में फूल सजाए। उसने कलाइयों के गजरे उठाकर मुझे दिए। इन्हें मेरे हाथों में सजाओ। तुम मुझ पर जुल्म कर रही हो किश्ना, तुमने भी तो हम पर जुल्म कर रखा है, न जाने कब से। बांधो भाई, देर हो रही है। खासी देर लगी। उससे पीछा छुड़ाकर मैं फिर नीचे भागा। पूरी गली में नजर दौड़ाई, वो लोग कहीं नजर नहीं आ रहे थे। इत्मीनान हुआ कि वो बमलावती यानी शकुंता के कोठे पर हैं। अब क्या करूं? क्या ऊपर चला जाऊं? मगर फिर क्या करूंगा? मामू के सामने इस तरह नहीं जाना चाहता था, न जाने क्या हो जाए। जरा भी किसी को अंदाजा हो गया मेरे बारे में तो शायद इस बार पुलिस मुझे गिरफ्तार करने की जहमत भी ना करेगी। देखते ही गोली मार दी जाएगी, क्योंकि अब मैं सिर्फ 2 आदमियों का कातिल नहीं था, बल्कि पुलिस के 2 अफराद का भी था। किश्ना, मगर अभी रहने दो। एक बार फिर तुम्हारी कसम खाकर कहता हूँ कि मेरे दिल में उसके लिए कोई जगह नहीं। किश्ना इतनी खुश हुई मेरी बात से कि नाकाबिले बयान है। उसने कहा, बस अब मुझे चिंता नहीं, अब सब ठीक है। उसपरा रानी खुद को जाने क्या समझती हैं, लेकिन बात बहुत खत्म हो गई। मासूम सी किश्ना के लिए इतना ही काफ़ी था। बहुत सी बातों की तस्दीक हो गई। किश्ना के दिल में मेरे लिए कुछ और तस्वुर था। मेरे अपने ही रिश्ते नहीं मिल रहे थे, नए रिश्ते क्या कायम करता। हालांकि रमा रानी मुझे बेटा कहती थी।
और इस रिश्ते से कृष्णा मेरी बहन होती थी, मगर इस जगह रिश्ते नहीं थे, ये तो दुनिया ही कुछ और है। मगर क्या मैं इस दुनिया में गुजारा कर सकता हूँ? क्या ये सब कुछ दुरुस्त है? क्या इसी तरह एक महफूज जगह पाकर मैं वक्त गुजारता रहूं? क्या यही जिंदगी है? क्या करूं? कृष्णा चली गई थी। शकुंता की तरफ से मुतमईन होकर उसके दिल को इत्मीनान हो गया था, मगर मैं बेसकून था। मुझे किसी पल सकून नहीं था। मैं क्या करूं? मामू रियाज फिर याद आए एक मर्तबा। और कुछ होता ना होता उनसे मुलाकात हो जाती तो माँ और बहन की खैरियत ही मालूम हो जाती। इतना सकून तो हो जाता कि उनके साथ ना जाता, उनकी कोई बात ना मानता, मगर दिल को करार तो मिल जाता। इस बेकरारी से कैसे निजात पाऊं? बमलावती के कुछ अल्फाज याद आए। कोई रईस मालूम होते थे, शकुंता को बहुत कुछ दे गए हैं। शकुंता को ही क्यों? उनका शकुंता से क्या ताल्लुक? वहाँ मुलसरी भी थी, गीता भी थी। ये दोनों भी बमलावती की बेटियां थीं। हो सकता है शकुंता को उन रईस के बारे में कुछ मालूम हो सकता है। ये ख्याल दिल में जड़ पकड़ गया। वक्त मालूम किया। कुछ देर के बाद शकुंता अपने कॉलेज से वहां पहुंचेगी जहां वो मुझे ले गई थी। अगर मैं वहां पहुंच जाऊं तो वो मिल जाएगी। उसने तो मुझसे रोज आने के लिए कहा था वहां, मैंने ही मना कर दिया था। जल्दी जल्दी तैयार होकर बाहर निकल आया। नीचे बेरौनकी फैली हुई थी। यहाँ तो शाम को जिंदगी बेदार हुआ करती थी। सूरज ढले दुकानों की सफाई होती थी, गली में छिड़काव होता और जूं जूं अंधेरा होता वहाँ गली रोशन हो जाती। मैंने एक तांगा किया और वहाँ पर पहुँच गया। बिलाखिर मुझे वहाँ पहुँचा दिया गया जहाँ मैंने उतरना था। गली रोशन होती जा रही थी। तांगे वाले को पैसे देकर मैं आगे बढ़ा और उसके मकान के सामने पहुँच गया। दरवाज़ा खुला हुआ था, इसका मतलब है कि शकुंता अंदर मौजूद है। मैं झिझकता हुआ अंदर दाखिल हुआ। शकुंता की गाड़ी भी नजर आ गई। सुकून हुआ कि वक्त पर आ गया हूँ, मगर यहाँ कोई नजर नहीं आ रहा था। मुझे किसी हद तक इल्म था कि यहाँ कोई बाकायदा तौर पर नहीं रहता था। पीतल के कीलों वाले दरवाजे का पट हस्बे मामूल खुला हुआ था। मैं अंदर दाखिल हो गया। ड्योढ़ी से सहन में पहुंचा। मकान का पूरा असरार सन्नाटा बेहद अजीब था। दिल को खौफ का एहसास हुआ। मैंने हिम्मत करके आवाज दी, शकुंता जी, क्या आप मौजूद हैं? सामने वाला दरवाजा फौरन खुला और एक अजनबी शक्ल नजर आई। ये भी एक खूबसूरत लड़की थी, काली साड़ी में मलबूस, गजाली आंखों वाली, जिनमें मुस्कुराहट थी। आइए अंदर, आती हैं, आप बैठिए। शकुंता, आ जाइए, उसने मुतरन्नम आवाज में कहा। आती हैं शकुंता जी। शकुंता देवी हैं? मैंने पूछा। हाँ हैं, आइए ना, आप बैठिए। और मैं सहन अबूर करके दालान और फिर उस कमरे में दाखिल हुआ जिसमें शकुंता मुझे पहले दिन लेकर गई थी। यहाँ 4 लड़कियाँ और भी थीं। मुझे अफसोस हुआ कि मैं आज यहाँ आ गया। जाने ये लड़कियाँ कौन हैं? कहाँ हैं शकुंता? आप कौन हैं? सखियाँ हैं उसकी, कॉलेज से आई हैं। मैंने कहा। हाँ, वो हंस पड़ी। मैं बुरी तरह झींप रहा था। बैठिए ना, न जाने क्या सोच रही होंगी ये मेरे बारे में। उनमें से एक लड़की बिल्कुल मेरे करीब आ गई और उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाए तो मैं बौखला कर जल्दी से बैठ गया। शकुंता से कह दें रतन आया है। अनमोल रतन? वो लड़की शरारत से बोली। नहीं, सिर्फ रतन। मैंने बौखलाहट में कहा। आप सिर्फ तो नहीं हैं? उसने बदस्तूर शरारत से कहा। अच्छा, परेशान हो रहे हैं, एक दूसरी लड़की ने कहा। कहे देते हैं। वो मुझे देखती हुई बाहर निकल गई। मैं अहमकों की तरह बैठा हुआ था। कालीन पर निगाहें जमी हुई थी। शकुंता किसी दूसरे कमरे में थी। मुझे एहसास था कि वो सारी शरीर लड़कियां मुझे ही घूर रही हैं। बड़ी बौखलाहट महसूस कर रहा था मैं, मगर क्या करता, अब आ ही गया था। शकुंता को तो मेरे आने की खबर भी नहीं थी। अपनी कॉलेज की सहेलियों को साथ ले आई होगी। कुछ देर के बाद वो लड़की वापस आ गई। उसके हाथों में एक खूबसूरत थाली थी जिसमें चांदी के गिलास रखे हुए थे। चांदी का एक सुराही नुमा जग भी था। मैंने घबराहट में कहा, कुछ मसरूफ हैं क्या? मैं फिर आ जाऊंगा। हाँ, कपड़े बदल रही हैं। अरे नहीं नहीं, आप बैठिए तो, मैंने खड़े होकर कहा। नहीं, मैं फिर आ जाऊंगा। लीजिए ये शरबत पिएं। लड़की ने जग का मशरूब गिलास में उंडेल कर दिया मुझे। ये कैसे हो सकता है? पीजिए। उसने मुझे मशरूब दिया। अरे नहीं शुक्रिया। अरे वाह, ये कैसे हो सकता है? पीजिए। उसने मशरूब का गिलास मेरे हाथों में थमा दिया। हल्का गुलाबी रंग का शरबत था।
मगर उसके निचले हिस्से में कोई गाढ़ी सी सुर्ख शय बैठी हुई थी। खुश रंग होने के बावजूद उससे हल्का हल्का ताफुन उठ रहा था। मेरी नाक ने सड़े हुए खून की बदबू महसूस की और दफातन मेरा दिल धक से रह गया। मुझे किसी गैर मामूली बात का एहसास हुआ था। मेरी छठी हिस्स ने मुझे बताया कि ये सब कुछ और है। मैंने वहशतज़दा निगाहों से उन्हें देखा। सब शरारत से मुस्कुरा रही थी। ये क्या मजाक है, मैं फिर आऊँगा, शकुंता से कह दे। मैं बेइख्तियार खड़ा हो गया, मगर उस वक्त शकुंता अंदर दाखिल हो गई। गैर मामूली लिबास पहना हुआ था उसने, बहुत ही जर्क बर्क झिलमिलाता हुआ, और बहुत हसीन मेकअप किया हुआ था। लिबास ऐसा था कि मेरी निगाहें झुक गईं। उसकी आवाज़ उभरी, क्यों आखिर? ज़रूर तुमने कोई शरारत की होगी रतन। ये मेरी सखियाँ बड़ी नटखट सी हैं। अगर इन्होंने कोई बुरी बात की है तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। शकुंता ने कहा, हमने क्या किया है? क्यों रतन जी, बताइए, हमने क्या किया है? दो लड़कियां बैक वक्त बोली, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, बस मैं फिर आऊँगा, ऐसे नहीं जाने दूंगी, बैठो। दरअसल मैं तुम्हारे पास कुछ मालूम करने आया था। नहीं रतन, ऐसे फिर आऊँगा, इस वक्त मेरा जाना बेहतर है। नहीं जाने दूंगी, नहीं रतन, नहीं जाने दूंगी। अरे तुम शक्ल क्या देख रही हो? चलो गाना शुरू करो, रतन जी आए हैं। सुना नहीं तुमने? वो सब के सब मुतहर्रिक हो गईं। इससे पहले मैंने उस कमरे में साज नहीं देखे थे। सितार, सारंगी, तबला सब कुछ मौजूद था। लड़कियों ने साज संभाल लिए। मेरा दिल सीने में ऐंठ रहा था। ये सब कुछ समझ नहीं आ रहा था। ज़रूर कोई गड़बड़ है। फिजा में सितार की आवाज़ उभरी और फिर साज एक दूसरे से बहुत हम आहंग होने लगे। एक अजीब सी तिलिस्मी फिजा पैदा हो गई थी, जैसे हाथ पांव मुजमहिल होते जा रहे थे। मैं जैसे सोने लगा। उन्होंने होशरुबा आवाज़ में एक अनोखा नगमा शुरू कर दिया, जिसके बोल समझ में ही नहीं आ रहे थे, लेकिन आवाज़ का मधुजज़र हवास ज़रूर गुम कर रहा था। आंखें जैसे बंद होने लगी थी। शकुंता ने मशरूब का गिलास मेरे हाथ में थमा दिया और कहा, पियो। उसने मदहोश कुन लहजे में कहा, क्या है ये? मैंने पूछा। अमृत। पियोगे तो अमर हो जाओगे, वो सरगोशी के लहजे में बोली। ग्लास मेरे हाथ में आ गया और मेरा हाथ होंठों की तरफ बढ़ने लगा। अचानक नाक पर उसी नागवार बू का फपका लगा, सड़े हुए खून की बदबू, और सोते हुए जहन को एक झटका सा लगा। एकदम यूं महसूस हुआ जैसे हाथ को करंट लगा हो। मेरे हलक से चीख निकल गई। ग्लास मेरे हाथ से निकलकर फिजा में बुलंद हो गया और उसमें लबालब भरा हुआ मशरूब छींटों की शक्ल में मुंतशिर हो गया। ये सारी छींटें उन शोख लड़कियों को भिगो गईं। एकदम साज बंद हो गए, आवाजें गुम हो गईं। माहौल पर होलनाक सन्नाटा छा गया। मैं फटी फटी आंखों से सामने देख रहा था। मेरी आंखों ने सामने का मंजर देखा। जूं ही उन लड़कियों के जिस्म पर मशरूब की छींटें पड़ी, उनकी हैयत बदलने लगी। उनके हाथों से साज छूट गए और फिर उनके जिस्म अजीब से अंदाज में बल खाने लगे। हाथ पांव मुड़ने लगे, गर्दनें टेढ़ी होने लगी। उनके जिस्मों को बुरी तरह से झटके लग रहे थे और वो मुख्तसर होते जा रहे थे। फिर वो सर घुटनों में लेकर मजीद सुकड़ने लगे। जिस्म के कपड़ों के रंग मांद पड़ते जा रहे थे। कोई 2 मिनट तक ये कैफियत मुसलसल जारी रही और फिर वो बड़ी बड़ी मकड़ियों में तब्दील हो गई और सूखे सूखे हाथों और पैरों की मदद से मकरू अंदाज में चलती हुई अंदरूनी दरवाजे में गुम हो गई। फिर अचानक शकुंता अपनी जगह से उठी और मेरी निगाहें उसकी तरफ उठ गईं। मगर वो शकुंता कहाँ थी? लिबास वही था, मगर चेहरा, ये मनहूस मेरे लिए अजनबी नहीं था। ये भूरिया चरण था। उसकी भयानक पीली आंखें मुझे घूर रही थी। उसने मुंह से कुछ कहा। एक लम्हे तक मुझे घूरता रहा, फिर एक झटके से मुड़ा और उसका जर्क बर्क लिबास लहरें ले रहा था और उसके कदम भी उसी दरवाजे की तरफ बढ़ रहे थे जिसमें वो मकड़ियाँ दाखिल हुई थीं। फिर वो भी उसी दरवाजे से अंदर चला गया। वसी कमरे में भयानक सन्नाटा फैल गया। मेरे आसाब चटक रहे थे। ये होलनाक खेल मामूली नहीं था। दिल की हरकत बंद हो जाती अगर मेरी जगह कोई और होता, मगर आदी हो गया था इन चीज़ों का मैं। इसके बावजूद कुछ देर आज़ा को जुम्बिश ना दे सका। मैं यहाँ से भाग जाना चाहता था। इस होलनाक खाली मकान में मेरा दम घुट रहा था, लेकिन हाथ पांव में जैसे जान ही ना रही थी। काफ़ी देर के बाद ये कैफियत दूर हुई और मैं उठ खड़ा हुआ।
مکان سے باہر نکلا، گلی میں آیا اور پھر بھاری بھاری قدموں سے چلتا ہوا گلی کے سرے کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ مجھے انسانی خون پلانا چاہتا تھا، سڑا ہوا انسانی خون، جس میں اس نے ایک خوش رنگ مشروب شامل کر دیا تھا۔ مگر کیوں؟ اس سے اسے کیا حاصل ہوتا؟ کیا ماحول، کیا سما پیدا کیا تھا اس نے؟ میں تو طلسمی جال میں پھنس ہی گیا تھا، پتہ نہیں کیسے بچ گیا۔ پیدل چلتا رہا، کچھ اندازہ نہیں ہوا کہ کدھر جا رہا ہوں۔ ہوش درست ہوئے تو خود کو روشن گلی میں ہی پایا۔ اس وقت شکنتا کی چھوٹی بہن پاروتی نظر آئی، جو دوڑتی ہوئی میری طرف ہی آ رہی تھی۔